नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन पर। आज आप सभी लोग मॉक टेस्ट नंबर 6 कर रहे हैं। इस शनिवार का मॉक टेस्ट काफी स्टैंडर्ड था। आपने प्रश्नों को देखा होगा तो आपको खुद रियलाइज हुआ होगा कि स्तर है प्रश्नों का, और आपने अपना सेल्फ एनालिसिस किया भी होगा। मैं अब एनालिसिस करता हूँ, आप अपने प्रश्नों का सोल्यूशन मिलाइए, देखिए कहाँ आपने कमियां करी थी, कहाँ कहाँ आपको किस तरह से और अच्छे से परफॉर्म करना है। इन सब बातों को लेकर के हम लोग कंटिन्यू करने चल रहे हैं सेशन को, और अच्छे से एक एक प्रश्न को आप लोग कवर करते हुए आगे बढ़िएगा। मैं आपके कमेंट्स को देखते जा रहा हूँ। आप जो अपना रिस्पांस लेवल दिखाते जाएंगे उसके हिसाब से हम आपका एग्रेशन समझ पाएंगे कि आपने किस तरह से चीज़ों को किया है। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेजा जाएगा, जो मैथ्स का टेलीग्राम ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसमें आपको चीजें मिल जाएंगी, तो आप उससे भी कनेक्टेड रहिए। शुरुआत करते हैं हम लोग पहले प्रश्न से। आपने सीट में देखा होगा कि पहला प्रश्न क्या था। पहला प्रश्न आपके सामने है जो कि बोर्ड पर दिख रहा है। एक शानदार सा क्वेश्चन है, मन लगा के पढ़िए इसको और बताइए इसका सोल्यूशन क्या है। आपने किया है तो जरूर आंसर दीजिए। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पढ़िए स्टेटमेंट को एक एक। क्या लिखा है? यदि ए एक धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर तो समझ ही रहे हैं सब लोग, ए है कलेक्शन, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, स्वान प्लस इन्फिनाइट, -1 है, -2 है, -3 है, स्वान माइनस इन्फिनाइट। तो अगर हम लोग 0 को छोड़ करके 1 से प्रारंभ करें, दे आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सब की सब धनात्मक पूर्णांक है। तो उसने कहा कि रूट ए मतलब इनका जब हम वर्गमूल करेंगे, अर्थात √1 करेंगे, √2 करेंगे, √3 करेंगे, तो ये सब जो नंबर्स हमें प्राप्त होंगे एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या सब समझते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। एक ऐसी संख्या जो p/q के रूप में होती है, जहां पर आपको पता है कि p और q पूर्णांक हो, लेकिन एक बात ध्यान देना होता है, q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। अब जब हमने सबके सोल्यूशंस देखे तो देखो, चलो हम लोग समझ रहे हैं कि जैसे √1 का तो मान 1 होगा, √2 का मान 2 होगा, और आप समझ रहे हैं तो ये भी बता सकते हैं कि यह परिमेय नहीं क्या है, अपरिमेय है। इसके बारे में सोचिए। मैंने जब जब भी आपको अपरिमेय की डिफिनेशन दिया होगा कुछ ऐसे ही बताया होगा कि जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, उनका अगर वर्गमूल आप जाएंगे निकालने के लिए तो वह संख्या एक अपरिमेय होती है। लेकिन आपने देखा होगा कि बीच में आपको 4 भी मिलेगा, एक तो मिला ही था। इसका वर्गमूल करने से आपको 2 प्राप्त होगा, मतलब आपको परिमेय मिलेगा। लेकिन अगर कह दे कि प्योरली परिमेय है तो गलत बात है। उसने कहा कि सत्य है, हमको डिफाइन करना जो करेक्ट हो। अब हमसे इसने कहा कि परिमेय है केवल, तो अगर हम परिमेय है तब हम केवल परिमेय की अगर हम बात करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि परिमेय भी हो रही है और मोस्टली देख रहे हैं आप अपरिमेय हो रही है। तो यह स्टेटमेंट भाई गलत है, इसको आप लोग गलत काटिए, सही नहीं लिखा है इसने। दूसरे स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है देखिए, किसी अभाज्य संख्या, आप सब जानते हैं अभाज्य क्या होती है, जिसे हम अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या मतलब वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। जो संख्या खुद से और 1 से कटे वही अभाज्य है, जिसकी शुरुआत किससे होती है? 2 से होती है। तो अगर हम 2 से प्रारंभ करें, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, जिसके केवल 2 गुणनखंड है, यही प्राइम है। यही क्या है? प्राइम है। अब इसने कहा किसी अभाज्य संख्या का जो वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट जो होता है, एक परिमेय संख्या नहीं होता है। अभाज्य संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या नहीं होता है। अब इस स्टेटमेंट को देखिए, अगर जैसे जब जब हमने इसका वर्गमूल किया, कोई भी संख्या अभाज्य होगी तो वह किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होगी। कोई भी संख्या अभाज्य होगी तो किसी से कटेगी नहीं, तो कहां से पूर्ण वर्ग होगी? तो निश्चित तौर पर जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 2 को छोड़ दो तो सब विषम भी होती हैं। फिलहाल उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें जान गए, समझ गए कि कोई भी अभाज्य संख्या जो प्राइम नंबर होगा वह पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अगर वह पूर्ण वर्ग नहीं है तो किसी भी हालत में उसका वर्गमूल जो है एक परिमेय संख्या नहीं संभव होगा। हमेशा उसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय। इसने हमसे लिखा भी है कि परिमेय संख्या नहीं होता है, मतलब अपरिमेय संख्या होता है। इनडायरेक्टली क्या कहना चाहता है कि अपरिमेय संख्या होता है, तो हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है भाई, परिमेय तो फिलहाल नहीं ही होता है, अपरिमेय होता है। तो आप इस स्टेटमेंट को इनके हिसाब से सत्य बोलेंगे, करेक्ट बोलेंगे। बी ऑप्शन अगर आपने लगाया होगा तो मैं एकदम सही हूं कि आप लोग एकदम इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बता रहे हैं। अगर आपको डाउट है तो आप कंफर्म करिए। मुझे एकदम श्योर है कि यहाँ पर इसका बी ऑप्शन ही राइट सोल्यूशन होगा, क्योंकि किसी भी प्राइम नंबर का जब हम वर्गमूल करेंगे हमेशा हमको एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी, मतलब परिमेय संख्या नहीं मिलेगी। तो बी ऑप्शन अगर आप लगाए हो तो सही है, और बहुत सारे लोग का कमेंट्स हमें दिख भी रहा है कि आपने बी ऑप्शन लगाए हैं। तो बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऐसी कोई घन संख्या बेसिकली, घन मतलब क्यूब नंबर, क्यूब नंबर जिसे आप परफेक्ट क्यूब कहते हैं, नहीं होता जिसका इकाई का अंक 4 है। बहुत सारे होते हैं, 64 ही सोचो। 64 क्या है? इसने कहा ऐसा होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता भाई? 64 तो 4 का घन है कि नहीं है? बिल्कुल है। इकाई का अंक क्या है? 4 है कि नहीं है? बिल्कुल। ये आपका जो स्टेटमेंट है क्या है? गलत है, ये भी रॉन्ग लिखा हुआ है। अब इसके बारे में सोचिए, जैसे ये लिखा हुआ है
क्या लिखा है देखिएगा, पढ़िएगा। लिखा है रूट x की पावर q है और यहाँ पर p है। मुझसे ये pth रूट है। बेसिकली आप इसको ऐसे पढ़िए, ऐसे पढ़िए, जो यहाँ पर लिखा स्टेटमेंट है pth रूट आप x की पावर q है, तो आप लिखेंगे x की पावर, ये जो लगा है q रहने दीजिए, बटा p, मतलब q बटा p होना चाहिए, जबकि इसने p बटा q लिखा है, तो ये भी गलत लिखा है। तो बी ऑप्शन ही इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। तो अगर आपने बी बताया है तो बी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। आप लोग मिला लीजिए, और आई होप आपको एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया होगा। तो आप लोग अच्छे से इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, अच्छी वर्डिंग में आपको सब कुछ क्लियर किया, और विश्वास रखता हूँ कि आपको चीजें समझ में आई होगी। दूसरे प्रश्न पर आइएगा। 100 के विषम भाजकों का योग सबको आना चाहिए। विषम भाजक मतलब ऑड फैक्टर ना, सम ऑफ ऑल द डिविजर्स या ऑड डिविजर्स ऑफ द 100। 100 के सभी विषम भाजकों का आपको योग बताना है। जब भी कभी ऐसा हो तो उस नंबर का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। ये मैं जो लिख रहा हूं, मुझे भरोसा है कि आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगी। 2 दूना 4, पंचे 20, पंचे 100 होगा। अब आपको अगर विषम भाजकों का योग करना है तो पहले इसका सहारा छोड़ दीजिए, इससे कोई लेना देना नहीं है आपका। 100 का अगर हमें मतलब सम भाजकों का अगर योग करना होता था तो हम 2 का सहारा लेते थे, मतलब सम इवन नंबर का सहारा लेते थे। यहाँ पे फिलहाल हमको विषम भाजकों का करना है, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम केवल इसके पास जाएंगे जो 5 की पावर 2 है, मतलब जितने भी ऑड होंगे, फिलहाल इसमें एक ही है, उसकी पावर जो है अपने पास देखिए कितनी है। उसकी पावर कितनी बताएं, उसकी पावर यहाँ पर कितनी है, 2 है। हम लोग को क्या करना है, इसके सभी फैक्टर्स लेने हैं। सभी फैक्टर्स मतलब 5 की पावर 0 लेना है, 5 की पावर 1 लेना है, 5 की पावर 2 लेना है। मतलब 0 से लेकर के 1 जहां तक मैक्सिमम पावर है वहां तक पहुंचिए। इसका मान 1 हुआ, इसका मान 5 हुआ, इसका मान 25 हुआ। 25 5 30 1 31 हुआ। राइट सोल्यूशन कितना हो जाएगा बताएं, 31 होगा। ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी 31 इज द राइट सोल्यूशन। इस प्रश्न का करेक्ट हल आपके सामने है। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न डन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। समभाजक भी पूछ सकता था, टोटल आप सभी गुणनखंडों का योगफल आपसे पूछा जा सकता था, तो सबके लिए आप लोग प्रिपेयर्ड रहिएगा। ये आपके पास एक इकाई का अंक बेस नंबर पूछा गया है, मतलब एक स्टेटमेंट आपको ऐसे दिया, देखिए 151 की पावर कितना है, 98 है। 21 की पावर 29 है। 21 की पावर कितनी है, 29 है। 166 की पावर 100 है। 166 की पावर 100 है। 205 की पावर कितना है, 33 है, 35 है। 16 की पावर 4 है, प्लस 259 है। ध्यान से देखिएगा और इसका यूनिट डिजिट आप बताइए क्या होगा। ध्यान रखिएगा सारे नंबर पावर पर हैं, बेस्ड पर, बेस एंड पावर पर हैं। एक ही नंबर केवल शांत और सिंपल वे में लिखा हुआ है, तो उसमें भी देखो बहुत प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नंबर देखिए जैसे इसके अंत में 1 है, तो ध्यान दीजिए इसके अंत में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इसमें चाहे जो पावर लगी रहे कोई परिवर्तन नहीं होता, वही का वही रहेगा। मतलब यहाँ पर 1 रहेगा, इसका भी 1 रहेगा, इसका भी 6 रहेगा, इसका भी 5 रहेगा, इसका भी 6 रहेगा। तो यहाँ पर प्लस कर दे, माइनस कर दे, प्लस कर दे, माइनस कर दे, और यहाँ पर प्लस इसको क्या कर दे, 9 कर दे। करेक्ट है, बस वो तो एज इट इज वैसे रहेगा। अब आपको सिंपली इसको जोड़ना घटाना है जैसे जैसे लिखा हुआ है। तो सारे पॉजिटिव जोड़िए। 1 1 कितना, 2, 2 5 7, 7 9 16, 16 में से 6 6 12 घटा दे। 16 में से क्या कर दे, 6 6 12 घटा दे। 12 निकलेगा तो 12 4 16, प्लस 4 आएगा। राइट सोल्यूशन इसका +4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आशा करता हूँ आपका सही होगा, और आपके कमेंट्स बता रहे हैं सही है। विश्वास रखिए, ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कवर करिए। कोई भी प्रश्न स्किप ना करिए, सब कुछ अच्छे से तैयार करिए। जो आपके नहीं आए हैं उसको अच्छे से कवर करते हुए आगे बढ़िए। ये प्रश्न आपको बी ऑप्शन सही आंसर दे रहा है, तो बी ऑप्शन इज द राइट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। कोई समांतर श्रेणी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी कहलाता है, जो लिखा है 4 9 14 सवान ऐसे 254। मतलब एक चीज कंफर्म हो गया कि पहला पद है और ये अंतिम पद है। और आप सबको पता है अगर समांतर श्रेणी है तो पदों का अंतर क्या होता है, बराबर होता है। आप सब में देख रहे हैं पदों का अंतर आपको बराबर ही दिखेगा। कितना अंतर दिख रहा है, 5 5 का डिफरेंस है, 5 5 ज्यादा है, 5 5 ज्यादा है। इसी को कॉमन डिफरेंस डी कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं हिंदी में, इसे हम सार्वंतर कहते हैं। ठीक है, ये आपका पहला पद है और ये आपका लास्ट क्या है, अंतिम पद है। कभी भी आपको जैसे अंतिम पद दिया हो तो बहुत कुछ कैसे क्लियर हो जाता है। फिलहाल इसने पूछा क्या है, अंत से 10वां पद। कभी कोई श्रेणी है, आप समांतर श्रेणी है मान लीजिए, और आपसे कहा जा रहा है अंत से आप कोई पद फाइंड करो, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर फार्मूला nth टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है, लास्ट से अंतिम पद अगर आपको निकालना है तो इसके लिए लिखो tn इज इक्वल टू a प्लस, ये सॉरी ए नहीं, अंतिम से निकाल रहे हैं ना, तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। यल मतलब अंतिम पद, यल मतलब जिस पद को आप पता करना चाहते हैं, डी मतलब सार्वंतर। यल की जगह लिखो 254 माइनस
10 माइनस 1 कर दीजिए, डी मतलब कॉमन डिफरेंस कितने का है 5 का, 5 कर दीजिए। 254 लिखिए, माइनस 10 से 1 निकलेगा 9 होगा, 9 बचे 45 होगा, 45 घटा देंगे 209 आ जाएगा ना, 209 होगा। मतलब अगर अंतिम से हम 10वां पद निकालते हैं तो राइट वैल्यू 209 होगी, जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है। तो अंतिम पद से अगर मतलब अंतिम से अगर 10वां निकाल रहे हैं तो आप देख लीजिए यल माइनस एन माइनस, कभी भी ऐसा सीक्वेंस हो तो अंतिम से अगर कोई पद निकालना हो तो यल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी करते हैं। ठीक है, यल मतलब लास्ट टर्म, एन आपको जो पता करना है, डी आपका कॉमन डिफरेंस है, जस्ट फार्मूले पे अप्लाई कर दिए, 209 राइट सोल्यूशन आ रहा है। ये हो गया चौथा प्रश्न। आइए पांचवें पर, ये आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन है, फिलहाल इसको मुझे नहीं करना चाहिए, आपको खुद ही ट्राई करना चाहिए, लेकिन मैं कर देता हूँ आंसर, तो एटलीस्ट मैच करा ही देता हूँ। आपसे कहा है इस क्वेश्चन में आपको ऐसे प्रश्न दिखेंगे एग्जाम में, निम्नलिखित प्रश्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा मान आना चाहिए, मतलब इसका सोल्यूशन एग्जैक्टली बता दो क्या होगा। कुल एज जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी है, सबसे बड़ा टास्क है जोड़ना, जोड़ करके 50 से भाग करना। ठीक है, 50 से भाग किया है तो आपको सबसे पहले जोड़ने पर ध्यान देना चाहिए कि भाई आप गलती मत करो, सबसे इंपॉर्टेंट है गलती ना करो। कैसे देखिए, जो लिखा है प्रॉपर लिखिए, 44 दशमलव कितना है 7 है, 44.7 है। अगला देखिए कितना है 347.33 है। अगला देखिएगा 3347.333, प्रॉपर सीक्वेंसिंग बना के लिखिए, 333 है। फिर लास्ट देखिए कितना है 333 है, 47 है दशमलव, अब आगे सारे नंबर 3333, ये आपका टर्म है जिसको ऐड करना है। अब ऐड करेंगे तो कितना टर्म आएगा बताइए, फाइनली इसको जोड़ दें तो जोड़ने से देखिए कितना आ रहा है, ये 3 हुआ है, 3 3 6 हुआ, 3 3 6 3 9 हुआ, 9 7 16 की 6 हासिल 1 हुआ, 4 1 5 7 12, 12 7 19, 19 7 26 हुआ। ध्यान दीजिएगा मैंने इसको जोड़ा था तो 9 7 16 की 6 हासिल 1 हुआ, 7 3 21, 4 25 1 26 की 6 हासिल 2 हुआ, 4 चौके 16, 16 2 18 की 8 हासिल 1 हुआ, 3 3 9 1 10 की 0 हासिल 1 हुआ, 3 3 6 3 9 1 10 हासिल 0 हासिल 1 हुआ, 3 3 6 1 7 हुआ, 3 हुआ। तो 37,086.6963 है, ये राइट सोल्यूशन। अब इसको कहा जा रहा है, देखो क्या है 37,086.6963 है, डिवाइड बाई कितना है 50 है, क्या है 50 है। 50 50 से इसको भाग करना है, अगर 50 से भाग करना है सबसे बढ़िया होता है कि आप इसको 2 से गुणा कर देते ना, इसको भी 2 से गुणा कर देते तो ज्यादा अच्छा हो जाता। 2 से गुणा करने पर और 100 से भाग करना आसान हो जाएगा, दशमलव लगाना भी सेट हो जाएगा। पहले 2 से गुणा कर देखिए कितना आ रहा है, 2 3 6, 2 छंगे 12 की 2 हासिल 1, 2 9 18 की 19 की 9 हासिल 1, 2 छंगे 12 13 की 3 हासिल 1, ठीक है 13 की 3 हासिल 1। अब आप देखते जाइएगा, इसके बाद देखिए कैसे होगा। अभी देखिए 2 छंगे 12, 1 13 की 3 हासिल 1, 2 8 16, 16 1 17 की 7 हासिल 1, 0 0 1 हुआ, 2 7 14 की 4, 2 3 6 1 7। अब आपको जैसे देखिए 100 से भाग करना मतलब दशमलव शिफ्ट करना, यहाँ पर यहाँ शिफ्ट होगा तो इसकी वैल्यू होगी 741.73, 741.73 डी ऑप्शन होगा राइट सोल्यूशन। ठीक है, ये ज्यादा अच्छा है। तो आप लोग देख लीजिए, सिंपली जोड़ और भाग का प्रश्न है, लेकिन पूछ लेता है और टाइम लगता है। क्या इतना आसान है क्या? हम लोग इसको भले देख रहे हैं जोड़ और भाग का प्रश्न है, लेकिन थोड़ी सी गलती आपका सारा कुछ किया धरा बेकार, मतलब जैसे हमको लग रहा है कि हम कर लेंगे, लेकिन जो चीज ऐसा लग रहा है कर लेंगे ना, और उसमें उतनी वर्किंग हो तो टफ होता है, उतना आसान नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपके सामने है, और डिजिट इतने हैं कि डिजिट सम पर भी जाना भी बेकार है। तो राइट सोल्यूशन यही है, स्मार्टली आप करिए, कोई ऐसी बात नहीं है, गलती मतलब गलती ना करिए, सबसे मुख्य ये है। ठीक, आगे बढ़ता हूं। देखिए इस प्रश्न को देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, दो नंबर है 2160 उनका प्रोडक्ट है, गुणनफल है, उनका जो मासा है HCF वो 12 है, मासा उनका 12 है। इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े पॉसिबल हैं, कितने नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल होते हैं? आप सबको पता है, जैसे लिखा है कि दो संख्या मान लो A और B थी, इनका प्रोडक्ट दिया है 2160 ना, इनका जो HCF है मासा वो कितना दिया बताएं, 12 है। HCF मासा 12 है। 12 जो मासा होता है ना, या जो भी नंबर HCF होता है, दी गई सभी संख्याओं को कंप्लीटली पूर्णतः डिवाइड करता है, उसमें एज ए फैक्टर जरूर अवेलेबल होता है। अगर मान लो हम पहली संख्या A ले रहे हैं तो उस A को हम 12A के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब इसका एक अनुपाती भाग A होगा। जैसे मान लो एक संख्या अगर 20 है और एक 25 है, और आप खुद ही सोच लो कि मासा कितना है, मासा इसका 5 है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। तो आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं 5 गुणे 4 के रूप में, इसको प्रेजेंट कर सकते हैं 5 गुणे 5 के रूप में, मतलब जो आपका मासा है देखिए दोनों में मल्टीप्लाइड है, दोनों में एज ए फैक्टर है, और ये टर्म इसके अनुपाती पद हो जाएंगे। इस हिसाब से इसको डिसाइड कर सकते हैं। मैंने कहा अगर मासा 12 है तो इस संख्या को 12A लिख सकते हैं और इस संख्या को 12B लिख सकते हैं, मतलब ये जो A और B हैं उस संख्या के अनुपात हैं। बराबर कितना दिया है, 216 नहीं, एक जीरो और है, 2160 है।
अब आपको जैसे सबसे पहले अनुपाती पदों का प्रोडक्ट अर्थात AB पता करना है। इसके लिए पहले 12 से भाग करो, 12 1 के 12, 12 8 96 0, फिर 12 से भाग करो, 12 15 में 180 होता है, मतलब AB का प्रोडक्ट 15 है, अर्थात अनुपाती पदों का गुणनफल क्या है, 15 है। आपको ऐसे जोड़े सोचना है जिनका गुणनफल 15 हो, ऐसे जोड़े सोचिए जिनका गुणनफल क्या हो, 15 हो। जैसे 1 का गुणा 15 से करिए तो 15 है, 1 का गुणा 15 से करिए तो 15 है, 3 का गुणा 5 से करिए तो 15 है। और कोई पॉसिबिलिटी हो बताइए? कभी कभी और पॉसिबिलिटी आती है, लेकिन सभी पॉसिबिलिटी में हमको ये तय करना होता है कि क्या कोई कॉमन टर्म तो नहीं जो दोनों को डिवाइड कर दे, नहीं। फिलहाल ये दोनों अपने सरलतम रूप में हैं, इनका HCF 1 है, इनको दोनों को एक पेयर के रूप में हम ले सकते हैं, मतलब ये दोनों नंबर पेयर के रूप में होंगे, अर्थात देखा जाए तो 2 पेयर इज द राइट सोल्यूशन, मतलब 2 जोड़े हैं संख्याओं के जिनका मासा 12 आएगा, जिनका गुणनफल 2160 आएगा। तो राइट सोल्यूशन यहाँ पर 2 पेयर लगाना है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट सम है और इस 5वें 6वें क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन है। और देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग के अच्छे सोल्यूशंस आ रहे हैं और सही है, आप लोग इस तरह के प्रश्नों पर डिपेंडेंट रहिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आपको जोड़ के भी प्रश्न मिलते हैं, घटाव के भी, अंतर के भी क्वेश्चन मिलते हैं, जहाँ पर 2 संख्याओं का मासा दिया रहेगा, योग दिया रहेगा, पेयर्स पता करने होंगे। तो अभी गुणनफल का है तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, कन्फर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। पहली संख्या के 70%, दूसरी संख्या पहली संख्या के 70%, दूसरी संख्या के 45% और तीसरी संख्या के 30% का जो जोड़ है 30 के वर्ग से 120 ज्यादा 1020 ज्यादा है। जो पहली संख्या का 70%, दूसरी का 45 और तीसरी के 30% का जो जोड़ है 30 के वर्ग से 1020 ज्यादा है। दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से 2 गुनी है, दूसरी संख्या पहली की क्या है, 2 गुनी है। दूसरी संख्या और पहली संख्या के बीच का अंतर 30 का वर्ग है, दूसरी और पहली के बीच का अंतर 30 का वर्ग है। तीसरी संख्या के 5/7वें भाग के 63% के 40% का मान आपको बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन इसके पहले सबसे देखिए इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पर, भाई देखो पहले का 70, दूसरे का 45, तीसरे का 30 का वो जो जोड़ है वो 30 के वर्ग से 1020 ज्यादा है। अब 30 का वर्ग 900 होता है, 900 में 1020 जोड़ दें तो चलो ठीक है, हमको पता है कि तीनों का जोड़ क्या है। तीनों एग्जैक्टली नंबर का नहीं, उनके अलग अलग परसेंटेज पार्ट का जोड़ आपको कंफर्म है, लेकिन हम वहां से कुछ नहीं कर सकते तब तक जब तक हम कोई चीज डिफाइन न करें। जैसे इसने कहा कि दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगुनी, अगर यहाँ पर हमने सेकेंड नंबर सोचा और यहाँ पर फर्स्ट सोचा तो इनके बीच एक रेशियो है। क्या रेशियो बताइए? दूसरी पहली की दुगनी है, दूसरी पहली की दुगनी। दोनों के बीच का जो अंतर है देखिए क्या दिख रहा है, 1, और अंतर यहाँ पर कितना दिया इसने, देखो लिखा दूसरी संख्या और पहली संख्या के बीच का अंतर 30 का वर्ग है, मतलब 900 है। अगर 1 का मान 900 है तो पहली संख्या 900 हुई और दूसरी संख्या 1800 हुई। करेक्ट है, पहली संख्या 900 हुई, दूसरी संख्या क्या हुई, 1800 हुई। अब आ जाइए ऊपर स्टेटमेंट पर, क्योंकि देखो हमें तीसरी संख्या निकालनी है, तभी हम आगे उनके जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं उसको हम डिफाइन कर पाएंगे। अब लिखा है पहली संख्या, मतलब पहला नंबर A अगर है, दूसरा B है, तीसरा C है, तीनों का जोड़ कितना दिया है, 30 के वर्ग से मतलब 900 से 1020 ज्यादा, इतना दिया है। अब आपको पता है कि जो पहली संख्या जो कि 900 है, पहली संख्या जो देखिए हमने निकाला है कितना है, 900 है, 900 का 70%, 70% मतलब 70/100, आप समझ रहे हैं, 2 जीरो ऐसे ही खत्म हो गए, 9 सते 63, 630 हो गया। दूसरी संख्या जो B है अपने पास कितना है बताएं, 1800 है। 1800 का 45%, 45/100 कर दीजिए, ये भी खत्म हो जाएगा। 18 पंचे 90 होता है, 18 चौके 72, 18 पंचे 90, 18 चौके 72 और 72 9 कितना होता है, 81, 810 हुआ। फिर चेक करिए, 18 पंचे 90 शून्य 9, 18 चौके 72, 72 9 81 प्लस C हमको नहीं पता है, अभी C पहले निकालिए क्या होगा, बराबर A का आपका कितना है, 1920 है, 1920 है ना, ये देखिए 10 9 1900, 1920, ठीक है। 1920 का जो आंकड़ा है ना, ये मेरे लिए बड़ा खतरनाक है। एक 1920 आपने सुना होगा मूवी रही है, मैं बहुत पहले देखा था उसको, मैं बहुत डरा था, ठीक है। 1920 जब आता है दिमाग में मेरे कहीं किसी क्वेश्चन के आंकड़े में तो बहुत डर लगता है सुन करके, शायद आपने देखा हो किसी ने तो बताइएगा, और डर लगा था कि नहीं ये भी बताइएगा, ठीक है। और सच में भूत की मूवी होती तो बहुत डर लगता है। तो आंकड़ा देखिए क्लियर किया, जैसे कनेक्ट हुआ तुरंत दिमाग में वो आ गई, वो जो डरावनी बातें थी। चलिए 8 6 14, 1440 होगा, 1440 प्लस C बराबर कितना है, 1920 है। तो C मतलब तीसरी संख्या, 1440 घटाइए, 1920 से 1440 घटाइए, कितना आएगा बताइए, शून्य आया, 12 से 4 8 हुआ, 12 से 4 कितना हुआ, 8 हुआ, 8 से 4 4 हुआ। तो C का मान अर्थात जो तीसरी संख्या वो 480 है।
तीसरी संख्या कंफर्म हो गई 480 है। अभी हम लोग कैसे करेंगे इसको समझिएगा। हमसे बोला है तीसरी संख्या मतलब 480 के 5/7 मतलब 5/7 कर देते हैं के 63% मतलब 63/100, 63% मतलब 63/100 गुणे 40% मतलब 2/5 का मान आपको डिफाइन करना है। जैसे करते हैं हम लोग, देखिए कैसे 7 9 63 होता है, ये भी सही है, ठीक है। और फिर देखते हैं 5 5 से कटा, ये भी सही है। 1 0 कटा, ये भी सही है। 2 पंचे 10 होता है, 2 पंचे 10 होता है, ये भी ठीक है। अब आप चेक कर लीजिए, देखिए कैसे क्या डिफाइन होता है। जैसे से बोला तीसरी संख्या के 5/7 के 63% के 40% का मान हमको बताना है। थोड़ा सा इसको कंफर्म कर लीजिए क्योंकि शायद यहाँ पर कोई डाउट ऐसे सेंस बनता हो। पहले चीज तो हमने नोटिस किया कि यहाँ पर देखो पहली संख्या 630 है, करेक्ट है। दूसरी संख्या 810 है, सही है, मतलब उसका परसेंटेज है। लेकिन एक बात इसने हमको लिखा था, जैसे हम लोग यहाँ पर पहली चीज तो ध्यान दो, ये जो मैंने किया है इट्स रॉन्ग टर्म, ये गलत लिखा है। आपको जो जोड़ लिखाया गया था वो तीनों संख्या का जोड़ नहीं था। जैसे यहाँ पर आप स्टेटमेंट जो लिखे हुए हैं ये तीनों संख्या का जोड़ नहीं है जो यहाँ पर शुरू में ही लिखा गया था। दरअसल हम जोड़ भी रहे हैं तो देखिए हम अपने हिसाब से सही जोड़ रहे हैं, गलत नहीं जोड़ रहे हैं। लेकिन आपको बताया गया था सी का 30% है, वो सी का क्या है 30। जो 480 आ रहा है, अभी 480 आ रहा है, इस सी का 30% है। सी का क्या होना चाहिए 30% होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो अभी तो अपने पास सी आया ही नहीं पूरी तरह से, समझ रहे। जब बाकियों का आप कर रहे हो, क्यों नहीं हम ले लिए 900 और 1800। तो ए का हमने 900, ए को हमने 900 माना, उसका हमने कितना लिया है 70%, तभी तो हम 630 ले रहे हैं। बी अपना 1800 है, उसका हम 45% ले रहे हैं, 810 ले रहे हैं। तो सी को भी मानिए ना, सी का 30% है, ये सी का 30% जुड़कर आया है। तो सी के 30% का मान कितना होगा 480 होगा। तो हम लिखेंगे 30% का मान यदि 480 है तो सी मतलब वह संख्या क्या है पता है, सी अपने आप में खुद की 100% होगी। तो सी अपने आप में 100% है तो उसका मान क्या हो जाएगा, देखिए हम परसेंटेज 3 3 से खत्म, 3 16 48 1600 हो जाए, मतलब 160 होगा, 10 से और गुणा होगा 1600, मतलब सी का मान 1600 हो गया। अब 16 का कर दो जो कह रहा है, 5/7 कर दें, 63/100 कर दें, 63/100 कर दें और 2/5 कर दें। अब इसको पूरा हल कर डालिए, देखिए आंसर आपके सामने होगा। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले 2 जीरो गए, 5 5 से गया, 7 9 63 हुआ, 9 दूना 18 हुआ, गुणे 16 हुआ, 18 गुणे कर दे 16, 16 8 128, 16 1 16 और 16 12 28 होता है, 288 होगा जो राइट सोल्यूशन होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, ध्यान देना, ये जो लिखा गया है ये आपका ABC का जोड़ नहीं है, ए के 70% का है, बी के 45% का है और सी के 30% का है। तो जब ये मान आया था तो सी का 30% था 480, 480 सी का 30% था, एग्जैक्टली सी का मान 1600 होगा। तो 1600 का बाकी काम हमें 5/7, उसका 63, उसका 45, उसका जो है 40%, तब हम करेंगे तो राइट सोल्यूशन आपका बन पाएगा। ध्यान दीजिए, गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो राइट सोल्यूशन आपका है, इस प्रश्न का 7वां नंबर आपका डन होता है। बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर लीजिए, कोई दिक्कत जिससे ना आने पाए ना। चलिए आगे बढ़ता हूं। एक बेईमान दुकानदार है, हाँ, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, जो क्रय मूल्य पर 15% की हानि उठाता है। मतलब वो इतना ढोंग करता है, वो कहता है कि हम जितने में खरीदे भैया उससे भी 15% कम में दे देंगे। बोलिए ऐसा कोई करता है दुकानदार? नहीं। लेकिन वो कह रहा है नहीं, हम जितने में खरीदे उससे भी 15% की हानि पर दे देंगे, उससे भी कम करके दे देंगे। हमने कहा तो गजब बात है, दे दिया, बढ़िया है, चलो लेके आते हैं। लेकिन उसने दिमाग लगाया और 1 किलोग्राम अगर हमने उससे कोई सामान खरीदा, मिठाई या कुछ भी खरीदा, तो उसने ऐसा बाट का उपयोग किया कि उसे फिर भी 25% का लाभ हो गया। इसका मतलब निश्चित तौर पर उसने वजन में हेराफेरी करी, अर्थात वजन कम तोला है। अब यही पूछा गया है कि अगर उसने 15% की अच्छा हानि जो बोल रहा है ना 15%, सिद्ध करके दिखा रहा है, हमको उस क्रय मूल्य को दिखा रहा है जितने में उसने खुद खरीदा है। कह रहा सर देखो मैंने इतने में खरीदा है, मैं आपको इतने में दे रहा हूँ, अर्थात 15% कम करके दे रहा हूँ। तो बहुत खुश हो गया यार। लेकिन जब मैंने घर लाके उस वस्तु को तोला तो पता चल रहा है उसमें उतना वेट ही नहीं जितना हम खरीद कर लाए हैं, जितने का हमने पेमेंट किया है, क्योंकि उसने उस पर भी 25% का लाभ कमाया इस बाट का गलत उपयोग करके। सोचिए ऐसे में, क्योंकि यहाँ पर सब ग्राम का सिस्टम है, तो आप 1 किलोग्राम को जानते हैं 1000 ग्राम होता है। मतलब हमें सोच ले कि चलो 1000 ग्राम वस्तु का सौदा है और 1000 ग्राम वस्तु के सौदे को ऐसे डिसाइड करिए कि 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपए है, तो 1000 ग्राम का 1000 रुपए है और 1000 ग्राम है। मतलब बात एक ही है कि 1000 ग्राम हम खरीदने गए, उसने कहा सर हमको 1000 रुपए दे दीजिए। हमने कहा कोई बात नहीं, 1000 चाहिए? उसने कहा नहीं नहीं सर हम 1000 नहीं लेंगे, हम आपसे 15% कम ही लेंगे। अर्थात हम तो बड़े खुश हुए यार, उसने हमसे 850 रुपए ही लिया। और 850 रुपए लिया मतलब मुझे लगा 850 रुपए लेने का मतलब क्या है,
1000 रुपए का सामान था और 850 ले रहा है। लेकिन उसने देखिए, अब आपको पता है कि 850 में ऐसे जनरली क्या होता भाई, 850 रुपए जनरल अगर आप दिए होते तो आपको 850 ही ग्राम सामान मिलना चाहिए था ना, क्योंकि मैंने 1 ग्राम का तो 1 रुपया माना है, तो 850 रुपए में 850 ग्राम मिलना चाहिए था। लेकिन दिया उसने 1000 ग्राम, हम तो खुश हो गए। लेकिन घर लाके जब हमने तौला तो पता चला कि जो है उसका वेट कम था। क्यों कम था? क्योंकि इतना ही पैसा उसने मुझसे लिया है, फिर भी 25% का लाभ कमाया है। तो 25% के इस लाभ को थोड़ा प्रेजेंट करो ऐसे 1/4, अर्थात उसने 4 की वस्तु को हमको कितने में दिया है? 5 में दिया है। जिस सामान को उसने 4 में खरीदा था उसको हमें 5 में दिया है। 5 से डिवाइड करिए, 17 × 5 = 85, 70, 17 × 4 = 68, 680 ग्राम सामान दिया उसने मुझे। सोचो कितना उसने बेईमानी करी है। एक तो कहा कि हम आपको क्रय मूल्य से 15% कम में दे रहे हैं, चलो हम ले लिए, विश्वास करके लेके आए, पैसा भी हमने उसको उतना दिया 850 ग्राम जितना उसने मुझसे कहा था। लेकिन ओवरऑल जब मैंने कैलकुलेशन किया तो पता चला कि वह सामान जो था वह 25% के लाभ पर उसने बेचा है, अर्थात उसने वो पूरा सामान दिया ही नहीं मुझे 1 किलोग्राम, वो तो केवल 680 ग्राम सामान दे रहा है। अगर इतना भी दिया होता तो हम संतुष्ट रहते, क्योंकि आखिरकार उसको नुकसान ना होता, 850 ग्राम लेकर आते। लेकिन लिया तो उसने मुझसे 850 रुपए, बट उसने सामान कितने का दिया? 680 वाला सामान दिया है, इसलिए उसे 25% का लाभ हुआ है। 680 ग्राम सामान उसने वजन में तौला है। सी ऑप्शन 8वें प्रश्न का होता है, आप सभी लोग नोट करिएगा। ठीक है, इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है सी ऑप्शन, 680 ग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। और देखिए बहुत सारे लोग सही कर रहे हैं, और सही से करिए, ऐसे प्रश्न आपको मिलते हैं परीक्षा में, तो आप लोग अच्छे से इसको कन्फर्म करिए और आगे बढ़िए। ये आया भिन्न का, इसको आरोही मतलब असेंडिंग अर्थात छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। छोटे से बड़े क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में। कैसे क्रम में? बढ़ते क्रम में आपको इसको प्रेजेंट करना है। बढ़ते क्रम में देखिए कोई कैसे प्रेजेंट होता है, इसको थोड़ा समझिए। ऐसे देखिए, आपके पास जो नंबर्स दिए गए हैं, अगर सारे सोचिए, जैसे हम 3/12 को सोचे, 7/6 को देखिए और बाकी सबको कंपेयर करिए, तो आपको ये 7/6 थोड़ा अलग लगेगा। अलग इसलिए लगेगा क्योंकि यह जो भिन्न है इसका अंश ज्यादा है, हर कम है। जो 7/6 है वही एक फ्रैक्शन है जो ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि अंश ज्यादा है, हर कम है, तो यह भिन्न सबसे बड़ा होगा, इसमें सबसे बड़ा होगा। अगर हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो 7/6 सबसे अंत में होना चाहिए। तो 7/6 अंत में कहाँ है? केवल यहाँ है और यहाँ है, बाकी कहीं नहीं है। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। अब हमको तुलना 7/6 को लेके करना ही नहीं, क्योंकि वो तो अंत में चला ही गया, उसको छोड़ ही दीजिए दिमाग से, वो आएगा ही आएगा। बाकियों को कर डालिए। 3/12 है, 5/18 है और 11/24 है। चलिए 7/6 को वहीं रहने दीजिए जहां पड़ा है लास्ट में। अब इनमें डिसाइड करो कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन पहले रहेगा, कौन बाद में रहेगा। इसके लिए देखिए एक सिस्टम मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सोचिएगा। देखो ऐसे जब भिन्न होते हैं तो या तो हम अंश चेक करते हैं, अंश अगर ज्यादा है, अंश बराबर है, या तो हर चेक करते हैं, हर बराबर है, तो उसी हिसाब से कंपेयर किया जाता है। मैंने इसके पहले भी सेशन में आपको ये चीज समझाई है। लेकिन अगर ना तो अंश हर बराबर, मतलब अंश हर दोनों बराबर ना हो, तो उनके बीच का डिफरेंस देखकर डिसाइड किया जाता है। डिफरेंस भी अगर बराबर है तो भी चल जाता है, लेकिन यहाँ डिफरेंस भी बराबर नहीं है, तो आपको यहाँ पर किसी एक को बराबर करना पड़ता है, चाहे हर को चाहे अंश को। अगर आप हर को बराबर करोगे तो यह 24 × 72, 18 × 4 = 72, 12 × 6 = 72, मतलब आप इसको 6 से गुणा कर दो, इसको 4 से कर दो, इसको 3 से कर दो, सबके हर बराबर हो गए। यही काम सेम टू सेम ऊपर करेंगे तो 3 × 6 = 18 होगा, 4 से गुणा करेंगे 4 × 5 = 20 होगा, ठीक है। और 11 को 3 से गुणा करेंगे, 11 × 3 = 33 होगा, मतलब ये 18 हुआ, ये 20 हुआ और ये 33 हुआ। तो निश्चित तौर पर यह 3/12 सबसे छोटा है, इससे बड़ा है 5/18, इससे बड़ा है 11/24 और फाइनली वो तो सबसे बड़ा था ही 7/6। तो अगर इस फ्लो में कहीं लिखा है, देखो लिखने को ऐसे लिखा है, लेकिन यह ग्रेटर मतलब यह आपका ये व्यवस्था ही गलत लिखा है। आप सोचो यह गलत लिखा है, ठीक है। आपको ये लिखना चाहिए 3/12 से बड़ा, 5/18 से बड़ा, 11/24 से बड़ा, 7/6। आपको बी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन के रूप में लेना है। तो 9वें प्रश्न का करेक्ट सोल्यूशन है बी ऑप्शन। प्लीज नोट करें और सही आंसर अपना चयनित करें, ठीक है। कंफर्म हो गया? सब लोग कंफर्म करते चलिए, क्लियर करते जाइए। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर 10वें नंबर पर। 10वां क्वेश्चन देखिएगा। जब एक स्वेटर पर 20% की छूट दी जाती है, एक स्वेटर खरीदने जाइए मार्केट में, दुकानदार ने कहा सर 20% का छूट चल रहा है। बाद में मैंने गुप्त सूत्रों में पता किया उसे 28% का लाभ हुआ। 28% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अगली बार जब हम गए तो उसने हमको, भाई दुकानदार भी दिमागी था, उसने पहली बार 20% का छूट दिया था,
तो उसे 28% का लाभ हुआ था। अब की बार उसने छूट रिड्यूस कर दिया, 20 की बजाय 14 कर दिया, तो लाभ कह रहा है अब कितने प्रतिशत होगा। दो तरीके से प्रश्न को कंपेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। एक तो सीधा आप क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का कंपैरिजन कर सकते हो, तो उनके बीच एक रेशियो बना सकते हो और रेशियो बड़े आराम से बन जाएगा। लेकिन एक दूसरा जो पैटर्न होता है जो बड़ा यूनिफॉर्म टाइप का होता है, क्योंकि यह जब भी कभी ऐसी व्यवस्था हो जहां पर क्रय, अंकित और विक्रय अर्थात खरीदो, दाम निर्धारित करो, छूट देकर बेचो, पहले खरीदो, दाम बढ़ा के प्रिंट करो, फिर छूट देकर बेचो, इसमें आपको तीन के बीच का एक रिलेशन स्टेबल करना होता है। किसके बीच का? क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का। ध्यान दीजिएगा, इसको सिस्टम में समझिएगा। छूट हमेशा किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर, एमआरपी पर, और प्राप्त क्या होता है? सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है और क्या प्राप्त होता है? विक्रय मूल्य। ऐसी स्थिति में विक्रय मूल्य दोनों में बराबर है। विक्रय मूल्य क्या है? बराबर है। एक क्रय बचा, एक विक्रय मूल्य और ये अंकित मूल्य बराबर नहीं है, मतलब दोनों में है। हमको करना पड़ेगा अपने हिसाब से ऐसी व्यवस्था सेट करो। जैसे नियमता तो ये होता है कि पहले खरीदो, दाम निर्धारित करो, फिर बेचो। अभी क्या हम लिख रहे हैं? खरीदा, दाम हमने निर्धारित यहाँ किया, छूट देकर यहाँ बेचा। तो आप सबको याद रहे, पता रहे, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाएगी। अगर 20% लिखा है तो उसको हम 1/5 कहेंगे। 5 का सामान हमने 1 कम करके 4 में बेचा है। 5 रुपए हम ग्राहक को बताएंगे तो 1 रुपए की कमी करेंगे, 4 में बेचेंगे। 28% का लाभ मतलब 4 सते 28, 4 25 हम में 100, मतलब 25 रुपए में खरीदा हूं तो 7 रुपए बढ़ा करके 32 रुपए ग्राहक से लिया हूं। ये है स्थिति। अब ऐसी स्थिति में हमारे पास जो बीच में है, दोनों में उसको बराबर करना हमारी जिम्मेदारी है। अर्थात इसको हम बराबर कैसे करेंगे? इसको 8 से गुणा कर दे, क्या ऑटोमेटिकली बराबर हुआ। इसको 8 से किया तो इसको भी 8 से करना चाहिए। अर्थात सिचुएशन ये है कि 25 में आपने खरीदा था, ग्राहक को बोला 40, 8 पंचे 40 और बेचा कितने में? 32 में। छूट किस पर दी जाती है? छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। कह रहा छूट का परसेंटेज अगर 14 हो, छूट का परसेंटेज क्या हो? 14 हो, तो 14% ही क्या होता है बताइए? 2 सते 14, 2 50 बार 100। अब जो अपना 40 है, 40 पर अगर मैं 7/50 लगा दूं, 7/50 लगा दूं तो देखिए क्या होगा? 0 0, 7 चौके 28 है, 28/5 है, 5 छंगे 30 है, सॉरी 5 पचे 25 है, 5 पचे क्या है? 25 है, 5 छंगे 30 है, 5.6 कम होगा। 5 कम होना मतलब 35 हो जाना, 0.6 और कम होना तो 34.4। अगर एक प्रकार से आपने इसमें 14% की छूट कर दी, 14% की क्या कर दिया? छूट कर दिया, तो इसका जो मूल्य होगा 5 कम हुआ तो 35, 34 दशमलव कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 34.4 में देखिए 5.6 जोड़ दीजिए तो 6, ये आपका एग्जैक्टली किसके बराबर हो जाएगा? आपका पता चल जाएगा इतने में। जैसे जो 32 में बेच रहा था ना, 32 की बजाय 34.4 में बेचा। कितने में खरीदा था? 25 में। कितना बढ़ा? 25, 9 34 होता है, 9.4 बढ़ा। किस में बढ़ा? 25 में। लिखिए 9.4 गुणे 100/25 कर दीजिए। 25 चौके क्या होता है? 100 होता है। 4 चौके 16 की 6 हासिल 1, 4 9 36, 1 37, 37.6% इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। अब उसके लाभ का प्रतिशत 37.6% हो जाएगा। जो पहले वो केवल उसे 28% का ही फायदा होता था, अभी उसे 37.6% का फायदा होगा। एक चीज और कर सकते हैं हम लोग, क्रय और अंकित का अनुपात बना सकते हैं, उससे भी प्रश्न हल होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वहां पर भी करना तामझाम कुछ ऐसे ही होगा। ये प्रोसीजर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा लगभग आपको एप्लीकेबल होता दिखेगा और समझ में चीजें आएंगी। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को आप लोग कंफर्म करिए, समझिए। ये अच्छा सा प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर है, ध्यान दीजिएगा। और आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। तो आइए अब 11वें नंबर पर चलते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, बहुत बढ़िया सा औसत का क्वेश्चन है। क्या है? समूह में कुछ व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष है। एक समूह है जिसमें मान लीजिए n सदस्य हैं जिनकी औसत उम्र कितनी है? 35 साल है। अर्थात अब इसमें से कोई 40 का भी होगा, 42 का भी होगा, 35 का भी होगा, 35 का भी होगा, 33 का भी होगा, मतलब कुछ भी होगा, लेकिन एवरेज क्या रहेगा? 35 रहेगा। अब कहा जा रहा है कि जो कि सही औसत से, मतलब जो, ध्यान समझिएगा, ये हम उस समूह के जितने सदस्य थे उनकी हमने औसत उम्र माना, दिया गया है, कैलकुलेट करने के बाद निकाला गया है। लेकिन फिर भी उसने एक वर्डिंग लिखा जिससे डाउट हो रहा है। उसने लिखा है कि जो कि सही औसत से, इसका मतलब ये औसत सही नहीं है, यह सही औसत से 2.5 ज्यादा है। अर्थात सही औसत कितना होगा पता है? 32.5 सही औसत होगा। 32.5 क्या होगा? सही औसत क्या होगा। मतलब 35 वर्ष हमने औसत कैलकुलेट करके निकाला, लेकिन सही औसत 2.5 कम कर दीजिए, 32.5 होगा, क्योंकि इसने साफ साफ लिखा है कि सही औसत से 2.5 वर्ष अधिक था।
ऐसा क्यों हुआ होगा बताइए, पढ़िए वर्डिंग। क्योंकि दो व्यक्तियों की आयु, दो ऐसे पर्सन थे जिनकी आयु दर्ज करने में त्रुटि हुई थी, गलती हुई थी। गलती का प्रश्न है, इन्हें क्रमशः 38.5 और 40 वर्ष के बजाय, मतलब लिखना चाहिए था 38.5 और 40, ठीक है, इसकी जगह पर गलती से क्या लिख दिया गया, 29 और 22 के रूप में दर्ज किया गया था। समूह में व्यक्तियों की संख्या क्या थी, मतलब कितने व्यक्ति थे। तो आप ये सोचो कि ये गलत है, ये गलत है, लिखना इतना चाहिए था, ये गलत था, लिखना इतना चाहिए था और लिख इतना दिया गया, समझ, तभी तो बढ़ गया था। अब आप ये जो गलती की है ना, इसी गलती का परिणाम था कि यहाँ पर 2.5 बढ़ गया था, क्योंकि मान ज्यादा है, ये गलती है। अच्छा बताइए, आप लोग खुद ही सोचिए, अगर हम गलती करते हैं जीवन में तो गलती को अपने जीवन से हटाना चाहिए और सही को अपने जीवन में जोड़ना चाहिए, वही चीज होगा। जो गलतियां किया है आप जोड़िए, कितने आप गलती करे हैं, 40, 30, 70, 8, 78.5 गलती किया है आपने, तो गलती को घटाना है। और जो सही है 9, 2, 11, 2, 2, 4, 1, 5, 51 को जोड़ना है। इन दोनों का डिफरेंस ही आपको कैलकुलेट करके निकालना है। डिफरेंस करिए, देखिए कितना आता है। डिफरेंस किया 78.5 से जो नेगेटिव में आएगा, समझिएगा 51.0 घटाया 5 हुआ, 7 हुआ, 2, 27.5 आया। ये 27.5 यही संख्या कैलकुलेट कर देगा। जो आपने देखा कि यही इतना आपने बढ़ाकर लिख दिया था, इसी वजह से प्रॉब्लम आई थी। आप इसको कितने की वृद्धि थी, कितना अधिक था बताइए, 2.5 ज्यादा था। बस केवल 2.5 से डिवाइड कर दीजिए, आपको व्यक्तियों की संख्या पता चल जाएगी। दशमलव से गया, 25 एक के 25 होता है, 25 एक के 25 होता है। 11 कुल व्यक्ति थे उस समूह में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। एक बढ़िया शानदार सा प्रश्न था। गलती का जो एवरेज वाला प्रश्न होता है, छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। एक गलती पर आधारित होता है, 2 गलती पर भी आधारित होता है, औसत ज्ञात करने पर भी होता है, समूह में सदस्यों की संख्या भी ज्ञात करने पर आधारित होता है। तो प्रश्न ठीक ठाक था। अगर इसको ट्रेडिशनल लेकर जाएंगे ना, एक पूरा पन्ना भरा दीजिए, तब भी जल्दी आप श्योर नहीं रह पाओगे कि आपको यह उत्तर वह सही है गलत है। हम लोग ऐसे करके इसका उत्तर एग्जैक्टली बता सकते हैं। इस तरह के और भी प्रश्न मैंने और सेट में रखे थे, अभी फिलहाल यहाँ पर रखा हूँ। मुझे भरोसा है कि आपके बहुत सारे लोग के उत्तर सही होंगे, जो कमेंट में दिख रहा है। बाकी बहुत लोग इसको गलत भी किए होंगे, ये भी श्योर है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आइए। ये प्रश्न तो मुझे लगता है कि सब किए होंगे। ये वर्गमूल पर बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे 225 का वर्गमूल कितना होगा, 15। 15 को इसमें जोड़ दीजिए तो 169 होगा। 169 का वर्गमूल करिए, कितना होगा, 13। 13 इसमें जोड़िए तो 15,625 होगा। हम सबको पता है इसका वर्गमूल क्या होगा, 125, या वैसे भी 125 का वर्ग होता है। 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, 5 की पावर 5 3125 और 5 की पावर 6 करिए तो यही 15,625 होगा। तो उसी हिसाब से प्रश्न सेट हुआ है। तो 125 का वर्ग है, 125 का वर्ग है। इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है, आप नोट करिए। 12वें प्रश्न का करेक्ट हल आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्लियर हुआ? आइए बढ़ते हैं, 13वें पर चलते हैं। यदि किसी मूलधन पर कोई धन है, कोई पैसा है, आपने जो निवेश किया था, जो 8 वर्ष का साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, मूलधन के 40% के बराबर है। मूलधन के 40% के बराबर होने का मतलब क्या है, समझिए कि 40% मतलब क्या होता है, 40% मतलब 2/5 होता है। इसका अर्थ है कि अगर अपना प्रिंसिपल P 5 है तो ब्याज क्या है पता है, ब्याज है 2। ब्याज कितना है, 2। और ब्याज से जुड़ करके ही अमाउंट होता है। जैसे अमाउंट कितना आएगा पता है, 7। फिलहाल अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है। 5 रुपए जमा करने पर 2 रुपए का ब्याज मिलेगा, पैसा कुल 7 होगा। लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया था, यह जो ब्याज हमें प्राप्त हुआ है ये कितने साल में हुआ है, 8 वर्ष में। देखिए लिखा है 8 वर्ष में जो ब्याज प्राप्त हुआ है वो 40% के बराबर है। अर्थात 5 की जमा पर 2 का ब्याज मिला है, और ब्याज यह मिला है कितने साल में, 8 साल में। कह रहा है उसी दर पर, जो दर आपको यहाँ पर लगी होगी, बिना दर के तो ब्याज बना नहीं होगा, इतना समय लगा होगा। उसी दर पर अगर हम उसी पैसे को कितने समय तक के लिए निवेश करें कि मूलधन के बराबर ब्याज हो जाए। मूलधन के बराबर होने का मतलब डबल हो जाए। डबल कोई तब होता है जब उतना ही ऐड होता है। जैसे आपके पास अगर 100 रुपए है, मुझे डबल करना उसको, तो 100 ही और दूं तभी तो डबल होगा। तो उतना ही ब्याज, मतलब जितना धन है उतना ही ब्याज अगर हमको चाहिए, हमको यही ब्याज चाहिए, तो हमें कितना समय देना होगा। तो आप सोचो कि अगर आपको 2 रुपए का ब्याज मिला है 8 साल में, तो आप खुद ही सोच लीजिए 5 रुपए का ब्याज मिलेगा कितने साल में। 2 चौके 8, 4 पंचे 20, 20 वर्ष लग जाएगा टोटल, 20 साल लग जाएगा उतना ही ब्याज होने में। अर्थात
मूलधन के बराबर ब्याज प्राप्त करने में। तो राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का बी ऑप्शन है। 20 वर्ष नोट करिए। 13वां प्रश्न आपका डन होता है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है और आशा करता हूँ समझ में आया होगा। कमेंट से बताइए आप लोग क्लियर है कि नहीं है, कंफर्म करते चलिए और अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करते चलिए, एकदम श्योर करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, 14। ए, बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं, कोई कंपनी चलाते हैं, उसमें 3% हिस्सेदार हैं। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग, बी को लाभ का 1/4 भाग मिला। ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, बी को लाभ का 1/4 भाग मिला और सी को रुपए 5,000 मिले। सी को कितने पैसे मिले? 5,000 मिले। ए को लाभ के फलस्वरूप कितने रुपए प्राप्त हुए, मतलब लाभ में ए का हिस्सा क्या था। कभी भी कोई धन, कोई निवेश, कोई कंप्लीट वैल्यू हमेशा एक होती है। उस एक का हिस्सा देखिए कैसे बटा। ए को मिला 1/3 भाग, बी को मिला 1/4 भाग। अब खुद ही सोच लो सी को मिला होगा कितना भाग। इन दोनों को जोड़िए, 4 1 के 4 3, 7/12। जोड़ने पर कितना आ रहा? 7/12। 1 से घटा दीजिए तो सी का हिस्सा 5/12 हो जाएगा। 1 से घटेगा, 12 से 7 का डिफरेंस 5 होता है, 5/12। इस 5/12 का ही मान 5,000 है, मतलब टोटल कितना पैसा मिला है सी को? 5,000 मिला था। अब आपसे अगर हमको ये कहना है, जैसे 5/12 का मान तो आ गया, मुझसे अगर कोई पूछता कि कुल निवेश क्या था, ठीक है, या कुल लाभ क्या था, लाभ के फलस्वरूप मिला है ना, तो कुल लाभ क्या था, तो इसको भी पता कर सकते थे। 5 100 बार होता, 1000 बार होता, 1000 को 12 से गुणा कर दे, कुल 12,000 था। 12,000 का लाभ, देखिए यही तो लिखा था, लाभ का 1/3, तो मतलब कुल लाभ आपका 12,000 था। इस लाभ 12,000 में जैसे इसका हिस्सा अगर हम सोचा जाता कि टोटल तीनों को लाभ कितना मिलता, तो 12,000 मिलता। इस 12,000 का 1/3 पैसा ही तो एक को मिला है, तो 1/3 गुणे 12,000 कर दीजिए। 12,000 करेंगे तो 3 चौके 12 अर्थात 4,000 रुपए यहाँ पर ए का लाभांश है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आप सभी लोग उतार ले, बी ऑप्शन 4,000 रुपए ए का लाभांश है। ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर बी है। 4000 राइट सोल्यूशन है, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, लिखा है 58% बोल रहा हूँ, 58 फैक्टोरियल प्लस 59 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या बता दो क्या होगी। देखिए फैक्टोरियल का अर्थ क्या होता है, जैसे लिखा है अगर 5 का फैक्टोरियल, तो 5 का फैक्टोरियल मतलब 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 ए है। ठीक है, अब अगर हमसे पूछा जाए कि इसके अंत में, इस प्रोडक्ट के अंत में, इस प्रसार के अंत में कुल कितने जीरो आएंगे, तो जीरो हमेशा 10 की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करते हैं। जितनी बार 10 अवेलेबल होगा उतने ही जीरो आएंगे। 10 हमेशा 5 और 2 के जोड़ों पर निर्भर करते हैं कि 5 और 2 के जितने जोड़े होंगे उतनी ही बार आपके 10 आएंगे और उतनी ही बार शून्य आएगा। और अगर कभी ऐसा प्रसार हो तो उसमें हम सब समझते हैं कि 2 की अवेलेबिलिटी कम होती है और 2 की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, 5 की कम होती है। जोड़े हमेशा कम अवेलेबल टर्म पर डिपेंड करते हैं, जो कम बार उपलब्ध है उतने ही जोड़े बनेंगे। तो अगर हमको ऐसा कभी कोई प्रसार दिखे तो हम इसमें पता करते हैं कि 5 कितनी बार आया है। 5 के आने से ही कंफर्म हो पाता है कि नंबर ऑफ पेयर क्या बनेगा। जैसे हमसे कोई पूछे कि अगर मान लो 15 फैक्टोरियल दिया हूं, बताइए इसके अंत में कितने जीरो आएंगे, तो मैंने इस 15 को 5 से भाग किया, 3 बार गया। अब फिर 3 क्योंकि भाजक से छोटा है तो अभी भाग देने की जरूरत नहीं है, 3 जीरो आएंगे। ऐसे अगर मान लो यहाँ पर मान लीजिए 47 होता, 47 का फैक्टोरियल में पूछता या कोई पूछता कि इसके अंत में कितने जीरो होंगे, तो आप कहते 47/5 है, 9 बार गया, 9 को फिर 5 से भाग करिए, 1 बार हुआ, अब तो जाएगा नहीं, तो 9 1 10 जीरो आया। ठीक है, अब इसी तरह से देखिए जैसे ये 2 टर्म है, दोनों जुड़े टर्म है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर दोनों अलग अलग है, दोनों जुड़े टर्म हैं। अब जुड़े जब 2 पद जब जुड़ते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि 10 है और 100 है, अब आपसे मैं पूछूं कि इसके अंत में कितने जीरो हैं, तो आप कहोगे सर इसके अंत में जो जीरो होगा वो मिनिमम पर डिपेंडेंट होगा। जोड़िए तो 110 आएगा ना, अंत में जीरो कितना आया? 1 आया। तो जो कम बार उपलब्ध है उसी पर निर्भर करता है जोड़ने पर। ये तो श्योर है कि इसके पास कम आएगा, इसके पास ज्यादा आएगा, लेकिन एक डाउट होता है ऐसे प्रश्नों में, और उस डाउट को मैं चाहता हूं कि दूर कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, थोड़ा समझिए उसका सिस्टम क्या है। जैसे कभी ऐसा प्रश्न आया तो आप ये देख रहे हैं, जैसे लिखा है, ध्यान समझिएगा, ये 58 फैक्टोरियल है, 59 फैक्टोरियल है। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल आप सबको पता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है। तो मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं 5 गुणे 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। उसी तरह से ये 58 फैक्टोरियल रहने दीजिए, आप इसको लिख सकते हैं 59 इंटू 58 फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं? यस। 58 अगर फैक्टोरियल हम कॉमन कर लें तो यहां बचेगा 1 प्लस यहां बचेगा 59।
अब यहाँ 58 फैक्टोरियल है और यहाँ गुणे 60 है। दो पद जब मल्टीप्लाई होते हैं तो दोनों के अंत के जीरो जुड़ जाते हैं। बहुत लोग गलती करेंगे, इसमें 58 का फैक्टोरियल निकालेंगे और उसके अंत में देखिए मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कैसे जीरो नहीं बताएंगे। अब आप बताओ इसके अंत में कितने जीरो हैं। मैंने 58 को लिया और 5 से किया भाग, 11 पचे 55, 11 को लिया 5 से किया भाग, 5 दूना 10, 11 दो कितना आया बताएं 13। तो 13 आया है ऑप्शन में। बहुत सारे लोग 13 लगाएंगे और लगाए भी हैं आप लोग। तो 13 लगाने वाले गलत मान लीजिए, आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें भी एक जीरो, इसमें 13 जीरो हुआ इसके अंत में, और इसके अंत में कितने जीरो है? एक जीरो है। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि 10 है गुणे 100 है, बोलिए अब कितने जीरो आएंगे प्रोडक्ट करने पर? 3 आएंगे, क्योंकि इसके पास एक जीरो, इसके पास 2 जीरो, जुड़कर 3 जीरो। ठीक है, 1000 होगा ना 3 जीरो। ऐसे 13 और 1 मिलकर के 14 जीरो आएगा। ऐसे प्रश्नों में डाउट होता है, बहुत सारे लोग गलती करते हैं। ऑप्शन नंबर अगर बी आपने लगाया तो आपका सही होगा। 13 वाले गलत काट लीजिएगा अपना, ठीक है, 13 गलत है। तो राइट सोल्यूशन इसका क्या है? बी ऑप्शन है। 14 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा तो 15वां आपका क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं 16 पर। कोई दुकानदार 840 किलोग्राम चावल खरीदता है। सबसे पहले उसने 840 किलोग्राम चावल खरीदा, ठीक है। इसका कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट, अब पार्ट हमको कंफर्म नहीं कितना पार्ट, 25% के लाभ पर, कुछ पार्ट उसने क्या किया 25% के लाभ पर, जबकि शेष जो बचा भाग उसको 10% की हानि पर बेच देता है। इस प्रकार उसे पूरे सौदे में 15% का लाभ होता है। हमसे पूछा गया 10% की हानि पर बेची गई चावल की मात्रा क्या थी, कितना भाग उसने, कितना किलोग्राम चावल उसने 10% की हानि पर बेचा था। देखिए इस क्वेश्चन को हल करने का सही प्रोसीजर है एलिगेशन। आप सोचो कि मान लो पूरे चावल मतलब 840 को मान लीजिए उसने 25% के लाभ पर बेचा था, तो उसे 25% का लाभ अर्थात 125 प्राप्त हुआ। फिर मान लो कि उसने पूरे चावल को 10% की हानि पर बेचा था, तो इसका मतलब 90 प्राप्त हुआ। अब प्राप्त क्या हुआ ओवरऑल? पूरे में क्या होता है बताइए? पूरे सौदे में उसे 15% का लाभ होता है अर्थात 115 प्राप्त होता है। यही एलिगेट कर दीजिए। एलिगेशन में आपको दोनों अलग अलग भाग, ये देखो कौन सा भाग है, ये 25% का लाभ वाला भाग है, और ये कौन सा भाग है, ये 10% की हानि वाला भाग है। क्लियर? इससे दोनों भागों के हमें रेशियो पता चल जाएगा, अनुपात, और टोटल मात्रा जब है तो फिर बाकी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई समस्या ही नहीं है। डिफरेंस करिए तो 15 10 25 होता है, 9 से करें तो कितना 15 10 25 25 होगा ना भाई। यहाँ पर आपके पास 90 और 90 10 100 25 हो गया ना। हाँ, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5:2 के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब 5:2 के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो टोटल मात्रा कितनी 840, अनुपाती पदों को जोड़े 5 2 कितना होता है 7, 7 बराबर कर दो 840, और निकालना क्या है, जो 10% के हानि पर बेचा था उसका भाग कितना है 2, 7 से डिवाइड करें 12 7 84, 140 हुआ, 120 हुआ, 12 दूना 24, 240 किलोग्राम है। ऑप्शन नंबर बी राइट सोल्यूशन है। 240 किलोग्राम 16वां प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो इस प्रश्न का करेक्ट हल है 240 किलोग्राम, आप नोट कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए बी ऑप्शन आप लोग डन करिए और अगले प्रश्न पर आइए। एक ईंट है, एक ईंट की माप कितनी है, 24 12 और 8 सेंटीमीटर है। ईंट देखते हैं ना, ईंट का उपयोग करके तो घर बनाया जाता है। ईंट की माप है 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची और 60 मीटर चौड़ी एक दीवार बनाना है हम लोग को। इसके लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, जबकि जैसे आप जिस घर में बैठे हैं आप उसमें मतलब जिस दीवार का उपयोग आपके घर को बनाने में किया गया है, बता सकते हो कि जैसे आप लोग जैसे घर बनवाने के लिए जब प्रयास करते हैं तो मिस्त्री से पूछते हैं, भले ही वो अनपढ़ होता है, पूछते कितनी ईंट मंगा लें, तो कहता है 4 मंगा लो, 3 टाली मंगा लो, ऐसे मंगा लो। उसको अंदाजा होता है क्योंकि पर डे काम करता है वही चीज। हम लोग काउंट करके भी बता सकते हैं कि इस दीवार में कितनी ईंटें लगेंगी, अगर उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट एग्जैक्टली पता है, और ईंट का डायमेंशन भी हमको क्लियर है कि ईंट का मेजरमेंट, भाई ईंट का शेप भी तो क्यूबाइट के फॉर्म में होता है, हमको क्लियर हो तो हम बता सकते हैं कितनी ईंटें इस दीवार को बनाने में लगेगी। अच्छा एक चीज और होता है, दीवार को बनाने में केवल ईंटें ही नहीं लगती हैं, मसाला, गारा, सीमेंट, ये सब भी तो लगता है। तो यह चीज दिया है कि आपको जो दीवार बनानी है उसका जो मेजरमेंट 24 है, 8 है और 60 है। 24 मीटर लंबी है, 8 ऊंची है और 60 मीटर चौड़ी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा 10% भाग में सीमेंट लगा है। जब 10% भाग में सीमेंट लगा है तो प्योर ईंट कितना जगह लगा होगा बताइए, अर्थात पूरी दीवार का 1/10 भाग तो सीमेंट में है। 1/10 भाग अगर सीमेंट है तो 9/10 भाग ईंट है। पूरी दीवार का 9/10 भाग क्या है, ईंट है, अर्थात 0.9 कर दीजिए, 0.9 भाग ही उपयोग में लाना है। ये पूरी दीवार का मेजरमेंट है और उसका केवल 0.9 टाइम लेना है हमको।
क्यों? क्योंकि 10% हटाना है, चाहे 10% हटा के पहले निकाल के तब घटाइए, या सीधा सीधा आप 10% हटा दीजिए तो 0.9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड बाई ईंट। देखो ये तो दीवाल का आयतन हो गया, दीवाल का आयतन हो गया, ये दीवाल का आयतन है। अभी ईंट का आयतन, चलिए ईंट का मेजरमेंट क्या है, 24 है, 12 है, 8 है, ये है ईंट का आयतन। बस यहाँ पर एक समस्या आपको दिख रही होगी, वो समस्या ये है कि वो मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। सारे देखिए ऊपर सब मीटर में है और नीचे क्या सेंटीमीटर में है। हम सबको पता है कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है, आप एक काम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, वो ये करिए कि आप सबको, जैसे इसको भी 100 से, इसको भी 100 से, इसको भी 100 से, मतलब आप इसको 100 100 100 इससे गुणा कर दीजिए। अब आपका यह सेंटीमीटर में हो गया, करेक्ट है। आप चलिए डिवाइड करिए, 24 24 से कटा, 12 पंचे 60 हुआ, 8 8 से कटा, करेक्ट है। अब आपका 9 से इसको गुणा करें, 9 पचे 45, 4.5 हुआ, और जीरो कितने हैं बताएं, 2 2 4 2 6, एक जीरो आपका 1 दशमलव से चला जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 24 है, 8 है और 60 है। एक चीज हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर लिखे हैं, जो ये 60 है ये सेंटीमीटर में है, ये हमने देखो यहाँ पर 2 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, 2 जीरो खत्म ही कर दीजिए। सेंटीमीटर है तो बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो डायरेक्ट हमारे सामने अच्छा प्रश्न था, यहीं पर अच्छी सुविधा थी कि आप एक का कैलकुलेशन करो ही मत, ठीक है। चलिए अभी हम लोग कर लें। मैंने कहा 8 से 8 कटा, 12 पंचे 60, ये तो बहुत अच्छा हुआ। 9 पचे 45, 4.5 हुआ। उसके बाद इसमें कितने जीरो आएंगे, 10,000 से जब गुणा करेंगे तो 45 के बाद 4 जीरो आएंगे, एक तो दशमलव से चला जाएगा, 45,000 को नीचे लगेंगे, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। दरअसल वो जो लेंथ थी, देखो ये 60 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार थी, ठीक है, 60 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार थी। ऊंचाई ज्यादा होती है ना दीवार की, चौड़ाई तो कम होती है। इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर होगा 45,000, अर्थात कुल 45,000 ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी इस पूरी दीवार को अच्छे से बनाने में। 17वां क्वेश्चन आपका डन होता है। तो आइए हम लोग 18वां देखते हैं। यदि मूल राशि पर 16 सही 2/3% प्रतिवर्ष की दर पर दूसरे वर्ष का ब्याज 420 रुपए का है, लेकिन ब्याज की गणना देखिए कैसे, चक्रवृद्धि पर आधारित है, तो मूल राशि आपसे पूछा गया है। एक बात ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, पहले साल का जो हुआ ये दूसरे साल का, वही तीसरे साल का, वही चौथे साल का। चक्रवृद्धि ब्याज में जो पहले साल का है दूसरे साल उससे अपडेट हो जाएगा, तीसरे साल उस पर अपडेट हो जाएगा, मतलब उसमें ब्याज पर ब्याज लगता है। साधारण में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है, चक्रवृद्धि में ब्याज पर ब्याज लगता है, तो वहां से चक्रवृद्धि जनरेट होती है। अब जैसे इस प्रश्न में हमको ब्याज की दर दिया है 16 सही 2/3%, ये आपकी चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, और ये जो है दूसरे साल का ब्याज है। अब आपसे हमसे पूछा है कि आपको बताना है कि यहाँ पर वह मूल राशि क्या थी, अर्थात वह कुल पैसा कितना था जो निवेश किया गया था। इस प्रश्न को हल करने के देखिए, अगर आप कोई फार्मूला यूज करो, इधर उधर के करो तो दिक्कत होगी। सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बता रहा हूं, दर को तुरंत 1/6 करिए। जैसे ये जो पैसा है ना, ये जो 420 है, ये पहले साल का नहीं है या कुल का नहीं है, 2 साल का नहीं है, दूसरे साल का एग्जैक्टली जो सेकेंड ईयर है उसका ब्याज है। ऐसे प्रश्न को हल करने का तरीका देखिए, हमने इसको भिन्न में बनाया और मुझे भरोसा है कि सबको पता होगा कैसे भिन्न में बना। अब क्योंकि दूसरे साल की बात है, 2 साल का कैलकुलेशन है, 3 साल का भी हो सकता है, कभी 4 साल का भी हो सकता है, तो आप इस जो नीचे का मान है उसका वर्ग कर दो। वर्ग करोगे तो कितना आया, 36। वर्ग ही क्यों किया मैंने बताया, क्योंकि दूसरे साल की बात, यही आप प्रिंसिपल मान लो, यही आपका धन हो गया। मतलब मानो कि मूलधन है, हमने क्या माना, इसको मूलधन माना। अब मूलधन अगर माना तो आप चलिए लिखिए पहले साल, फर्स्ट ईयर, आपका मूलधन कितना है 36। 36 गुणे 1/6 करिए, यही 1/6 दर करिए, तो पहले साल का ब्याज कितना हुआ पता है, 6। दूसरे साल चलिए, दूसरे साल अगर साधारण होता तो 6 ही आता, बट अगर चक्रवृद्धि है ना, इस पर फिर 1/6 लगाइए, कितना होगा 1। तो दूसरे साल का ब्याज कितना मिलेगा, 7। पहले साल का ब्याज 6 है तो दूसरे साल का ब्याज कितना है, 7 है। अब आपको पता चला कि यहां पर दूसरे साल का ब्याज अगर 7 है तो मूलधन बताओ कितना है, 60 है, 36 है। मूलधन कितना है, 36 है। अगर मान लो दूसरे साल का ब्याज 420 है तो बताइए मूलधन कितना होगा, बन गया ना तुलना, 7 छंगे 42, 60 कर दें, 60 को इससे गुणा कर दें, कितना हो जाएगा, 0 6 4 के 36, 6 3 18 3 21, 2160 होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी 2160 राइट सोल्यूशन है। 18 नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्लियर है। तो 18 नंबर 2160 कंफर्म आंसर आपके सामने है, डी ऑप्शन नोट करिए, एकदम सही आंसर है। 19 नंबर पर आइए, ए बी और सी क्रमशः 3 व्यक्ति हैं। देखिए एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, तीसरे का नाम सी है। क्रमशः 42 दिन
84 दिन और 28 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। कोई कार्य करते हैं तो ए करता है 42 दिन में, बी करता है 84 दिन में, सी करता है 28 दिन में, कार्य को पूर्ण कर लेते हैं। ए ने काम शुरू किया, ए ने प्रारंभ किया, बी ने 3 दिन बाद उसे शुरू किया, मतलब बी 3 दिन बाद आता है। और यदि शुरुआत से 5 दिन बाद, मतलब जब प्रारंभ हुआ था उसके 5 दिन बाद सी उसके साथ जुड़ गया, सी भी जुड़ गया, ए ने कार्य पूरा होने तक कितने दिनों के लिए काम किया था, मतलब ए ने प्रारंभ से अंत तक कितने दिनों तक काम किया था, मतलब एक तरह से जितने दिन। अच्छा, यहीं पर एक वर्ड और कह सकता था कि कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, ये भी कह सकता था। दोनों प्रकार से आप जा सकते हैं। पहले आप समझिए हो क्या रहा है। ए कर सकता है 42 दिन में, बी कर सकता है 84 दिन में, और सी कर सकता है 28 दिन में। ये आपका काम के लिए टोटल लिया गया समय, ये सबके समय है। यहां से टोटल वर्क आपको प्लान करना होगा। एक ऐसी संख्या सोचना होगा जो प्रत्येक से पूर्णतः कट जाए, मतलब उनका चाहे आप एलसीएम सोच ले, जो भी मर्जी आप सोच पाए, आप कैसे भी करके आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक नंबर आपको प्लान करना, मतलब एक तरह से आपको इसका एलसीएम प्लान करना होगा। एलसीएम प्लान देखो कैसे हो सकता है, 2 तरीके से। जैसे मैं देख रहा हूं 42 दूना 84 होता है, तो 42 खत्म हो गया, 84 तक आया। 84 को भी देखो, इसको 4 सते 28 होता है, 4 सते क्या होता है 28 होता है। 7 भी इसमें है। जैसे आप सोचो ध्यान से, कॉन्सेप्ट समझिएगा। 28 त्रिक सोचो, देखो 3 8 24, 3 दूना 6 2 8, 28 त्रिक भी 84 होता है। तो एक प्रकार से टोटल वर्क आपका कितना हो गया 84। कितना हो गया 84। भाई 42 से भी जा रहा है, 84 से भी जा रहा है, और 28 त्रिक भी 84 होता है। टोटल वर्क 84 हो गया, बढ़िया नंबर है। अब यहां से इनकी क्षमताएं निकालिए। क्षमताएं मतलब देखो टोटल वर्क है, ये क्या है टोटल वर्क है, और ये समय लग रहा है। तो आप बता सकते हैं कि उन लोगों ने प्रतिदिन कितना काम किया है, उनकी एफिशिएंसी अर्थात कार्य करने की क्षमता क्या है। 42 दूना 84, यह प्रतिदिन 2 काम करेगा। 84 1 के 84, यह एक दिन में 1 काम करेगा। 28 त्रिक 84, यह एक दिन में 3 काम करेगा। यह इनकी क्षमताएं हो गई। अब इस काम को थोड़ा मेरे हिसाब से जैसे मैं बना रहा हूं, इसे प्लान करिए। एक काम को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत किसने किया, ए ने। सबसे शुरुआत पहले ए ने किया, ए ने काम शुरू किया देखो, और करता रहा। 3 दिन बाद बी आया है। जब बी आएगा तो ए प्लस बी होगा। प्रारंभ यहां स्टार्ट हुआ था, यहां से 5 दिन बाद, मतलब इसके 2 दिन बाद, इसके यहां से यहां तक गया देखो 2 दिन है, 3% हो गया। ये ऐसी स्थिति है, यही स्थिति है ना। चलिए अब काम को हम चलिए सेट करते हैं। सबसे पहले ए था, तो ए की क्षमता क्या थी 2 काम करने की। 2 के हिसाब से उसने 3 दिन काम किया, कितना 6। ये दोनों मिल गए तो कितना काम कर सकते हैं, ए और बी 3 कर सकते हैं। कितने दिन काम किए, 3 गुणे 2, मतलब कितना काम किए 6। 6 बताइए कितना काम हो गया 12। 5 दिन में 12 कार्य डन। कार्य कितना था पूरा 84, यहां से यहां तक सोचो 84। 84 से 12 निकाल दें, 4 से 2 निकला, 8 से 1 निकला 7, 72। ये 3% है, 3 3 6, 6 से डिवाइड करें, 12 छंगे 72, काम इंड हो गया। ठीक है, 3 3 6 से डिवाइड करो ना, 12 छंगे 72, 12 दिन और लगा। 5 दिन पहले लग चुका था, यहां तक देखो 5 दिन लग चुका था, बाद में 12 और जोड़ दिया, 17 दिन में कार्य डन। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, 17 दिन में कार्य डन होता है। बढ़िया से आप बता सकते हैं, कोई इतना प्रॉब्लम ही नहीं। तो सी ऑप्शन 17 दिन राइट सोल्यूशन बनता है, जिसका आया है एकदम कंफर्म कर लो, कॉन्फिडेंट रहो, आपका उत्तर सही है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, अब पहुंचते हैं 20 पर। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको क्षेत्रफल को ही ओरिएंटेड करना होगा, और क्षेत्रफल भी आसान नहीं है। आप त्रिभुज को देखो तो आपको लग रहा होगा कि भुजाएं भी उतनी, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको समकोण त्रिभुज का रूल लगता दिखेगा। समकोण त्रिभुज बन जाए तो सबसे बेहतर होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई कर दो। चलो समबाहु भी होता तो भी अच्छा होता है, ये तो अजीब ही है। और अजीब के अलावा भी डेटा भी छोटे नहीं है। सबसे पहले आप देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो मेरे दिमाग में ही आता है यार कहीं से समकोण त्रिभुज की स्थिति तो नहीं बन रही है। मैंने देखिए ऐसे लिखा, ABC त्रिभुज बनाया, एक को 60 बोला, एक को 112 बोला, एक को 164 बोला, समकोण नहीं है। मुझे तो बिल्कुल मेरे दिमाग से लग रहा है समकोण नहीं। अगर आपको लग रहा तो अब लगाओ। फिलहाल समकोण की स्थिति नहीं, पाइथागोरियन सिस्टम नहीं डेवलप होगा। यह त्रिभुज स्क्लीन है, विषमबाहु है, मतलब इसकी सभी भुजाएं असमान हैं, और सभी असमान है तो इसके लिए एक सूत्र होता है। क्योंकि हम एक जान रहे हैं, हमको लेवलिंग का कॉस्ट पता करना है। लेवलिंग, समतल कराना, सिंचाई कराना, कारपेट बिछवाना, ईंट बिछवाना, घास लगवाना, इन सब के कार्यों के लिए हमेशा एरिया पर फोकस्ड होना है। एरिया इसकी केस में एक सूत्र बनता है, हीरोन्स फार्मूला आपने सुना होगा, अंडररूट यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी होगा। करेक्ट। जहां पर यस के बारे में जान लो कि यस क्या होता है। यस इज द सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप होता है। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का जोड़, अर्थात a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 होगा। सभी भुजाओं को जोड़ करके आधा कर दो। जोड़िए क्या क्या है, 60 है, 112 है, 164 है,
डिवाइड बाई हमको 2 करना। ध्यान से जोड़िए, गलती मत करिएगा। 100 100 200 260 260 और 320 330 336 जुड़कर 336 हुआ। बटा 2 किया, भाग किया, 2 1 के 2, 2 छंगे 12, 2 8 16, 168 आया। यस का मान 168 आया। लाइए एरिया के लिए इस फार्मूले पर इस सारी वैल्यू को पुट कीजिए। एरिया क्या होगा? अंडर रूट यस की जगह 168, यस माइनस ए करेंगे, 60 घटेगा तो कितना आएगा? 108। ठीक है, हम घटाते जा रहे हैं। जैसे हमने, अब ये तो नहीं है, मान लो हम इस हिसाब से सोचो, कोई डिफाइन थोड़ी होता है कौन ए होता है कौन बी होता है। 60 घटाया 108 आया, 112 घटा दो 56 आएगा, 164 घटा दे खुद ही 4 आएगा। अब करना इसका वर्गमूल है, वही एरिया है। अब वर्गमूल भी इतना आसान नहीं है, सोच लीजिएगा। मतलब आपको जैसे वर्गमूल करना है तो अब सोचे चले हम गुणा करें, नहीं, गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कैसे करिए देखिए मैं बता रहा हूं। जो पूर्ण वर्ग के फॉर्म में नंबर निकले उसको निकालिए, जो पूर्ण वर्ग के फॉर्म में नंबर निकले उसको निकालिए। बिल्कुल, कैसे निकलेगा देखिए। इसको अगर सोचें तो वो 24 सत्ते होगा, 24 सत्ते होगा। और 24 सत्ते को अगर सोचा जाए तो 4 छंगे, मतलब आप लिख सकते हो 4 गुणे 6 गुणे 7, ऐसे लिख सकते हो। दरअसल पूर्ण वर्ग में निकालने की कोशिश कर रहा हूं। 4 छंगे 24 सत्ते 168, ये है 12 9 108 होगा। 12 9 तो चलो ठीक है, 12 में भी 4 अलग कर लो, 3 अलग कर दो, 3 अलग कर दो। अब इसके बाद 56 पे जाइए, 7 8 56 होगा और 14 चौके 56 होगा। तो 14 अलग कर दे, 4 अलग कर दे, 14 चौके 56 हो गया। और यहाँ 4 तो 4 ही है। तो जो पूर्ण वर्ग है पहले उनको आप वर्गमूल निकाल लीजिए। जैसे इस 4 का वर्गमूल 2, इस 4 का वर्गमूल 2, खत्म करते जाइए। ठीक है, इस 4 का वर्गमूल 2, इस 4 का वर्गमूल 2, ये कर दिया मैंने। 2 कितनी बार निकल गया? 2 अभी इतनी ही बार निकला, हो सकता और निकलेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 9 का वर्गमूल 3, 9 का वर्गमूल 3 करेक्ट है। यहां एक 3 है और यहां भी एक 3 है, 3 गुणे 2 है, एक 3 और आ जाएगा, 3 एक और आया, ये भी खत्म, ये भी खत्म, करेक्ट है। अब देखो अपने पास क्या क्या बचा है। जैसे इसको 7 दूना 14 आप कहेंगे तो एक 7 भी चलाया, ये देखो ये भी 7 खत्म और ये भी 7 खत्म। यहाँ एक 2 बचा है और यहाँ एक 2 बचा है, तो कुल मिला के अभी एक 2 और आया। अब इसका गुणा कर दे, यही वर्गमूल है। मैं सही कर रहा हूं ना? देख लेना कहीं गलती हो तो भाई बता दीजिएगा आप सभी लोग। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 है, 32 गुणे 9 कर दीजिए, गुणे 7 कर दें। 9 दूना 18 है, 9 त्रिक 27 है, 27 एक 28 है, गुणे 7 कर दें। 7 8 56 है, 7 8 56, 56 5 56 5 61, एक हासिल 6, 7 दूना 14 26, 2016 मीटर स्क्वायर यही क्षेत्रफल है। मैं अपने हिसाब से तो सही किया हूं भाई। अब 2016 आ गया है, इसको कितने से गुणा करना है पता है? 8.5 से, गुणे 8.5 कर दीजिए। 8.5 से जब गुणा करेंगे, जीरो भी लगा है, आप इसको फाइनली मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है। अब देखो जैसे 8.5 से जब मैं इसको गुणा करूंगा, 8.1 8.5 है बेसिकली, 8 से गुणा करके उसके आधे को भी आप देख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा। जब मैंने 2016 को, ठीक है, 2016 को मैंने 8.5 से गुणा किया तो अपना आंसर 17,136 आएगा। जोड़ के गुणा करके देखिए, 17,100 कितना हो जाएगा? 36 होगा। जो ऑप्शन नंबर आपको कहां पर दिया? बी ऑप्शन में दिया है। अगर आपने लगाया तो एकदम सही है। इस प्रश्न मतलब यहां पर टोटल लागत, टोटल लेवलिंग का कॉस्ट 17,136 है। राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन है। 20वां क्वेश्चन डन होता है, कंफर्म। अब आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं डीआई के कुछ क्वेश्चन है, इनको देखिएगा। ये भी शानदार सा प्रश्न है। लाइन डायग्राम आपके सामने बोर्ड पर अवेलेबल होगा। निम्नलिखित लाइन ग्राफ को ध्यान से पढ़ें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। निम्नलिखित लाइन विभिन्न दिनों में 3 कंपनी है, एक ओला है, सुना होगा आपने, उबर सुना होगा, मीरो मैंने नहीं सुना, शायद आपने सुना हो। जाने वाले यात्रियों की संख्या हजारों में दर्शाता है। यात्रियों की संख्या देखिए किसमें दिया? हजारों में। सोमवार, मंगल, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, अलग अलग के हिसाब से देखिए ओला का यह स्ट्रक्चर है, उबर का यह है, मीरू का यह है, और उस हिसाब से संख्या को दर्शाया गया है। जैसे मैं देख कर पा रहा हूं यहाँ पर सोमवार को कैसे कितने हजार यात्री यात्रा करते हैं ओला से, उबर से या मीरू से, तो आप उसी के हिसाब से प्रश्न है। कह रहा बुधवार को, तो हमारा दिमाग बुधवार पर गया। उबर है, उबर कहां पर है? ये है लाल वाला, ये उबर है। कि यात्रियों की संख्या रविवार को तीनों, रविवार गए ए हैं, रविवार को तीनों 24 है, 35 है, 55 है, 50 30 80 90 20 110 114। जोड़ा तो कितना है बताइए? 50 30 80 20 100 और 100 हो गया, और 5 4 9 9 5 14, सही तो 114 है। कि सभी यात्रियों की औसत संख्या से कितना अधिक या कम है। औसत निकालना है तो औसत सबको पता है कि योग बटा संख्या है। औसत योग बटा क्या होता है? संख्या होता है। औसत बराबर योग बटा
संख्या, मतलब 3 कंपनी थी, 3 कंपनी के यात्रियों की संख्या टोटल 114 था, बटा 3 करें, 3 तिया 9, 3 अठे 24, 38 आया। 38 से कितना कम है या ज्यादा, बताइए। ज्यादा है, आपको साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पर बुधवार को कौन सी कंपनी है, उबर, उबर में 66, यहाँ पर 66 अभी 1000 लिखेंगे, 38 घटा दें, 16 से 8 8 हुआ, 16 से 8 कितना हुआ, 8 हुआ, और 5 से 3 2 हुआ, 28 हुआ, और 1000 लगा दे तो 28000 है। 28000 बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। 28000 बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। आप 21वां नंबर डन करिए। 22वें पर चलिए। सप्ताहांत मतलब सप्ताह के एंड में जो वीकेंड कहते हैं नहीं हम लोग, वीकेंड जिसको कहते हैं शनिवार और रविवार। आज ही शनिवार है, कल रविवार है, तो वीकेंड ही चल रहा है। फिलहाल हम लोग का क्या वीकेंड है? हाँ, आज भी कहो पढ़ा दें, कल भी कुछ ना कुछ पढ़ाना होगा, कोई वीकेंड नहीं, ठीक है। वीकेंड कारपोरेट्स के लिए है, जो कंपनियों में काम करते हैं उनके लिए है। मस्त हैं, शनिवार से खुश हैं, ठीक है। हम लोग अभी शनिवार रविवार को और प्रेशर में आते हैं और पढ़ा दें आप लोगों को, ठीक है। और आप लोग पता नहीं क्या करते हो, पढ़ते हो कि नहीं। यह पाया जाता है कि मीरू के 20% यात्री, ये मीरू मैंने नया शब्द सुना है, मीरू के जो 20% यात्री है ऑटो का प्रयोग कर लेते हो। जो रेगुलर चलते हैं ना, वो कहते हैं हम शनिवार रविवार को मीरू से नहीं जाएंगे, बहुत महंगा है, आराम से चलते हैं, जल्दी नहीं जाना है। 20% यात्री ऑटो से का प्रयोग करते हैं। सप्ताहांत में मीरू के यात्रियों की संख्या ज्ञात करो। तो पहले सप्ताहांत मतलब ये दोनों दिनों की बात कर रहे हैं। और मीरू को ध्यान दीजिएगा, मीरू मतलब ये जो ए बना है 22 और 24, दोनों जोड़ दिया तो कितना आया, दोनों जोड़ दिया 46। 46 का 20% यहाँ पे बोला है ना। सप्ताहांत के मतलब ये पाया जाता है कि मीरू के 20% यात्री ऑटो का प्रयोग करते हैं। तो सप्ताहांत में मीरू के यात्रियों की संख्या जो ऑटो का प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब मीरू से ही जाते हैं, उनकी संख्या हमको बतानी है। तो 20% का मतलब कहाँ है, ये है। 20% क्या होता है, 1/5, मतलब 5 में से 1 यात्री जाते हैं मीरू से, ऑटो से। तो 5 में से 4 यात्री जाएंगे किससे, 4 यात्री जाएंगे आपके कहां से, 4 यात्री जाएंगे मीरू से। तो इतना हो गया। लेकिन ये आपके पास संख्या देखिए कितनी है, अच्छा बटे कितना कर दो 5, लेकिन इस संख्या को 1000 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि आंकड़ा किससे, 1000 से है। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 दूना 10, 200 हो गया। इसका गुणा कर दी, देखिए 4 दूना 8 है, या जैसे भी कर दिए, 8 छंगे 48, 8 चौके 32, 32 4 36, 36,800 यहाँ पर यात्री मीरू का उपयोग करेंगे, जो कि ऑटो का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका 36,800 है। 22वां प्रश्न डन होता है। अब आइए 23 पर। सभी दिनों में ओला के यात्रियों की संख्या, सभी दिनों में जो ओला के यात्री हैं, ओला के यात्री आप देख पा रहे हैं, ये जो बना है यही संख्या अभी मैं डायग्राम से बताता हूं। सभी दिनों में ओला के यात्रियों की संख्या ओला के यात्रियों की औसत संख्या से कितने दिन अधिक हैं। तो इसके लिए हमें किसी भी हालत में ओला के जितने यात्री हैं उसका हमें औसत निकालना ही पड़ेगा। ये सभी हैं, तो ओला की बात करिए, ओला के सभी यात्री की संख्या का जोड़ देखिए। मैं जोड़ के बताता हूं कि जोड़ करके ही औसत निकलेगा ना, क्योंकि हमको औसत करना है। पहले औसत देखिए, औसत से कितने दिन अधिक है वही डिफाइन करेंगे। पहले औसत निकालिए। जैसे 55 है, 40 है, मैं 50 40 90 90 70 160 160 60 220 220 70 290 290 70 360 360 60 420 420 किया। 420 के बाद देखिए 5 है, 5 8 13 है, 13 4 17 है, 17 2 19 है, 19 2 21 है, 21 जोड़ दिया तो 441 हो गया। डिवाइड बाई 3 3 6 1 7 दिन है, 7 छंगे 42 और 7 त्रिक 21, 63 आ रहा है औसत। 63 से कितने दिन अधिक है, देखिए 62 अधिक है, नहीं, हाँ 70 अधिक है, 1 दिन हो गया। 72 भी ज्यादा है, 64 भी ज्यादा है, 78 भी ज्यादा है, ठीक है। कितने दिन हो गए भाई, 1 2 3 4 हो गए, बाकी 4 दिन है ना। 70 ज्यादा है, 72 ज्यादा है, 64 ज्यादा है, 68 ज्यादा है। 63 से 40 खत्म कर दो, 55 खत्म कर दो, 3 दिन है। 4 दिन ऐसा है जो कि औसत से ज्यादा है। 4 दिन औसत से अधिक यात्री ओला से सफर करते हैं, करेक्ट। चलिए 24 नंबर देखिएगा। मंगलवार को उबर के यात्रियों की संख्या, मंगलवार को उबर के यात्रियों की संख्या शनिवार को ओला के यात्रियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। तो हम चलते हैं सबसे पहले मंगलवार। उबर, उबर क्या है, उबर कहां पर है, ए है, लाल कलर वाला ए है उबर। यात्रियों की संख्या शनिवार को, शनिवार चले चले, ओला के, ओला मतलब काले कलर का जो था भी किया था, कितना ज्यादा है। जैसे यह 48 है और यह कितना है, 40 है ना, कितना प्रतिशत ज्यादा है बताइए। इसके थोड़ा और आसान कर सकते हैं, जैसे 8 छंगे 48 है, 8 पंचे 40 है, 5 से 6 कितना ज्यादा होता है, 1 ज्यादा, किससे, 5 से। 1 गुणे 100/5 कर दें,
20% ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 20% ज्यादा है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ध्यान दिया ना, मंगलवार को जो आपके उबर के यात्री थे वो शनिवार के ओला के यात्रियों से 20% ज्यादा थे। ध्यान दीजिएगा। लास्ट इसका पार्ट होगा, ध्यान से देखिएगा। यदि रविवार को बारिश हो गई, रविवार को क्या हो गई? बारिश हो गई, जिसके कारण जो तीनों कंपनियां थी ओला उबर मीरू के जो 16.67 मतलब 1/6 कह दीजिए, ठीक है, यात्री अपने पिकअप स्थान पर देरी से पहुंचे, जहां से वो गाड़ियां उनको रिसीव करती तो वहां पर देरी से पहुंचे, तो उन यात्रियों की संख्या ज्ञात करो जो समय पर अपने पिकअप स्थान पर पहुंच गए थे। ठीक है, समय पर अपने स्थान पर पहुंच गए थे। अब बात हम रविवार की करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे एक प्रश्न अभी नहीं किया था कि कुछ दिन जैसे एक था ना शनिवार को, वहां पर था जो सप्ताहांत में ना कुछ लोग ऑटो का उपयोग करते थे, उसी आधार पर था और जो है उसी हिसाब से हम लोग इसको डिसाइड कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, तीनों को जोड़िए। जोड़ी कितना है? 50, 30 और रविवार की बात कर रहे हैं, 50, 30, 80, 90 हो गया, 90, 20, 114 हो गया। करेक्ट है, 114। यहां पर ध्यान दीजिए, रविवार को 16.67% यात्री अपने पिकअप स्थान पर देरी से पहुंचे, तो उन यात्रियों की संख्या ज्ञात करें जो समय पर अपने पिकअप स्थान पर पहुंच गए। मतलब अगर 6 में 1 यात्री देरी से पहुंचे हैं तो 5 यात्री समय से पहुंचे हैं। 5 बटे क्या कर दे? 6। 6 से डिवाइड करें, 6 के 6 होता है, 6 5 11, 6 9 54, 19 5 95। 95 के बाद 1000 लगा दीजिए। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन 95,000 इस प्रश्न का करेक्ट हल है। 25 नंबर डन होता है। आप अपना नंबर लिखकर बताइए कितने नंबर आपके सही हैं, कितने गलत हैं। रिस्पांस देखना जरूरी है। बाकी कैसा लगा आप लोग बताइएगा। यह आज के सेशन का अंतिम प्रश्न था। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समझने के लिए। बाकी मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी। थैंक यू सो मच। आज के लिए धन्यवाद।